हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम कर रहे हैं 10 डेज क्विक रिवीजन कोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 7 पार्ट फर्स्ट। सो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आज कवर किए हैं पार्ट फर्स्ट में, एंड कुछ टॉपिक जो हैं वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी इसका। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं। ओके, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अकर व्हेन देयर आर नो मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक टाइप की स्टडी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि तब अकर करता है जब इसमें कोई भी मूविंग चार्जेस नहीं होते हैं। ओके, और जो चार्जेस होंगे हमारे वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे लाइन फॉर्म में हो सकते हैं, सरफेस फॉर्म में, वॉल्यूम फॉर्म में हो सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने के लिए हमें वेक्टर्स को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वेक्टर्स का कुछ आइडिया होना चाहिए, मस्ट है ये। ओके, सो कुछ आइडिया है, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज़ कार्टेशियन, सेकंड इज सिलेंड्रिकल एंड थर्ड इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, उसमें जो पॉइंट पी होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स वाई जेड से। मतलब उसमें जो एक्सेस होंगे हमारे पास एक्स वाई एंड जेड एक्सेस होंगे। ओके, सो इसमें अगर हम डिफरेंशियल लेंथ देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की तो इसमें हमारा जो डिफरेंशियल लेंथ है डी एल इज इक्वल टू डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम एरिया की बात करें तो हमारे पास एरिया कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एरिया जो सरफेस एरिया हम सरफेस के देखेंगे तो सरफेस में देखेंगे तो डी एस इज इक्वल टू डी वाई डॉट डी जेड ए एक्स कैप, डी एस टू इज इक्वल टू डी एक्स डॉट डी जेड ए कैप ए वाई कैप, और डी एस थ्री क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स डॉट वाई डी वाई डॉट ए जेड कैप। ओके, डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होगी हमारे पास डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। ओके, सो अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा रो फाई एंड जेड हो जाएगा। तो रो जो होगा वो सिलेंड्रिकल में हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जिसमें कि रो जो होगी वो उस सिलेंडर की रेडियस हो जाएगा। ओके, एंड जो फाई हो जाएगा वो फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा बिटवीन एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट। जो एक्स एक्सिस जो होगा हमारे पास उस पर जो परपेंडिकुलर होगा उसके बीच का, और जो एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो फाई होगा हमारे पास। ओके, इसमें जो डिफरेंशियल लेंथ होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल लेंथ जो होगी इसकी वो हो जाएगी डी एल, जो कि वेक्टर है एक डी रो ए रो कैप प्लस रो डी फाई ए फाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप। ओके, एंड अगर हम डिफरेंशियल एरिया की बात करें तो इसमें हो जाएगा डी एस, रो के लिए एरिया क्या हो जाएगा रो डी फाई डी जेड ए रो कैप। सिमिलरली अगर हम फाई के लिए देखें एरिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी रो डॉट डी जेड ए फाई कैप, एंड सिमिलरली अगर हम जेड के लिए एरिया देखें तो हमारे पास हो जाएगा डी रो डी फाई डॉट ए जेड कैप। ओके, एंड जो वॉल्यूम होगी हमारे पास रो डी फाई डी फाई डी जेड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को हम आर थीटा एंड फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ओके, सो इसकी डिफरेंशियल लेंथ जो हमारे पास डी आर ए आर कैप प्लस आर डी थीटा ए थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप हो जाएगा। ओके, इसी तरह के तरीके से हम डिफरेंशियल एरिया डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो मैंने इसका डेरिवेशन आपको नहीं बताया कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आप एक बार नोट्स में देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूलेज बताए कि आपको क्या याद रखना है। ओके, सो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मतलब क्या किस तरीके से क्या होता है वेक्टर्स में। ओके, सो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें वेक्टर्स में तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड थर्ड इज ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, सो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो अगर कोई भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, सी फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, दैट इज ए वेक्टर हमारे पास हो जाएगा ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, और सिमिलरली हमारे पास बी
वेक्टर है बी एक्स ए एक्स कैप प्लस बी वाई ए वाई बी वाई, सॉरी बी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, बी एक्स कैप बी वाई कैप, सॉरी मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट जो की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो अगर किसी दो वेक्टर्स के बारे में, हमें दो वेक्टर्स के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। सी फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दैट इज ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास बी वेक्टर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी एक्स ए एक्स कैप प्लस बी वाई ए वाई कैप प्लस बी जेड ए जेड कैप। ओके, तो ये दो वेक्टर्स हमारे पास हैं तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जैसे कि क्या निकालना है हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी ए बी कोस थीटा। ओके, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे, जो इसको डॉट प्रोडक्ट को हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमें पता है कि अगर हम ए एक्स डॉट ए एक्स करेंगे, अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स जो हैं, जो यूनिट नॉर्मल्स हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। अगर हम डिफरेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगी। मतलब क्या होगा हमारे पास ए एक्स डॉट ए एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, ए एक्स डॉट ए वाई करेंगे तो 0, ए एक्स डॉट ए जेड करेंगे तो 0। तो हमारे पास अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, so this is the result of dot products of two vectors. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमें दो वेक्टर्स जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या होगा कि सिमिलरली दो वेक्टर्स हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर जो मैंने आपको बताया था, तो उसका जो क्या हो जाएगा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए डॉट मोड बी साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर दैट इज ए एन कैप। ओके, सो ये जो होगा वो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा आपके पास, अगर हमारे पास ये सब वेक्टर्स में है, आप एक बार याद रखिएगा ये वेक्टर्स में आएंगे सब के सब। ओके, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो इसका क्या, अगर हमें ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी वेक्टर ब्रैकेट में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, सो ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वेक्टर्स ऑपरेटर्स की। तो वेक्टर ऑपरेटर जो है वो फर्स्ट है आपके पास ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट जो है वो हम ग्रेडियंट को हम डेल से शो कर रहे हैं। ओके, सो डेल से हम इसको ग्रेडियंट को शो करेंगे। तो अगर हम ये क्या करते हैं, हम एक स्केलर क्वांटिटी को डेल से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो ये जो होगा एक ग्रेडियंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर नहीं आएगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास डेल की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, डेल की वैल्यू याद रखिएगा आप, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड कैप। ओके, सो ये वैल्यू आपके पास डेल की हो जाएगी। एंड वी हमारे पास स्केलर वेक्टर नहीं है, तो हमारे पास अगर हम डेल वी का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड कैप। ओके, एंड जो प्रोडक्ट ये जो डेल वी जो है आपके पास एक स्केलर प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस जो है वो एक वेक्टर फील्ड है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास एक वेक्टर आएगा। ओके, सो डाइवर्जेंस जो होगा किसी भी वेक्टर का वो क्या मतलब हमें क्या शो करेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड गिव्स द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस। जो एक क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जो हमें मिल रहा है उसको हमें बताता है ये। ओके, सो हमारे पास क्या होगा, डी जो है वो एक वेक्टर है, डेल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड कैप, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डी एक्स
ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप। ओके, एंड दो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस सी। अगर हम दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेल वेक्टर डॉट डी, दैट इज डाइवर्जेंस है ये, तो इसका क्या मतलब आ जाएगा हमारे पास, डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड डी जेड। ओके, सो ये वैल्यू जो होगी आपकी डाइवर्जेंस की आ जाएगी। ओके, और डाइवर्जेंस क्या होगा, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी आपके पास वेक्टर्स में है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है लाप्लाशियन। सो लाप्लाशियन की बात करें अगर हम, तो लाप्लास जो होगा वो एक स्केलर प्रोडक्ट का हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, लाप्लास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाप्लाशियन इज इस ऑफ स्केलर v इज डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर v। सो क्या होगा, सी हमारे पास, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल स्क्वेयर से। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डेल डॉट डेल v, मतलब क्या करेंगे, हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, उसके बाद हम इसको ग्रेडियंट निकाल के हम इसको डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो इसकी वैल्यू हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास डेल स्क्वेयर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर वी अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर वी अपॉन डेल जेड स्क्वेयर, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम। सो डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। सो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल होगा किसी भी क्लोज सरफेस के ओवर, तो वो इक्वल होगा किसके, वो वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। सो सी अगर हम एग्जाम्पल देखें इसमें तो क्या होगा, ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक क्लोज सरफेस है हमारे पास, क्लोज सरफेस में क्या होगा कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा हमारे पास ओवर ए क्लोज सरफेस वो इक्वल होगा डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल के। ओके, सो ये जो है वो आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस के ओवर जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा डाइवर्जेंस ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके, सो ये हमारे पास जो होगी वो डाइवर्जेंस थ्योरम होगी। नेक्स्ट आपके पास स्टोक्स थ्योरम है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि जो एक क्लोज पाथ के ओवर एक जो लाइन इंटीग्रल है वो किसके इक्वल होगी, वेक्टर फील्ड के कर्ल प्रोडक्ट ऑफ सरफेस इंटीग्रल के। सो सी इसको हम अगर ड्रॉ करें तो क्या होगा कि एक क्लोज सरफेस है जिसमें जो हमारा लाइन इंटीग्रल है वो इक्वल होगा कर्ल प्रोडक्ट ऑफ सरफेस इंटीग्रल के। ओके, सो ये जो होगा वो आपके पास स्टोक्स थ्योरम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कूलम्ब्स लॉ। सो कूलम्ब्स लॉ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, सपोज करेंगे हमारे पास दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, उनके बीच का जो फोर्स होगा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड डायरेक्टेड अलोंग द वेक्टर कनेक्टिंग टू चार्जेस। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास Q1 एंड Q2, उनके बीच का जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वेयर के, एंड डायरेक्ट करेगा वो अलोंग द वेक्टर कनेक्टिंग टू चार्जेस, उन दोनों के चार्ज को, उन दोनों चार्ज को भी जो कनेक्ट कर रहा है वेक्टर उसके अलोंग। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सी हम सपोज करेंगे कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेज हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ Q1 एंड सेकेंड इज़ Q2। ओके, सो इनको दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है, वो वेक्टर हमारे पास आ जाएगी R21। ओके, सो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ओके, सो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में मोड ऑफ R21 की स्क्वेयर डॉट AR कैप। ओके, सो
नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जो है वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट करते मतलब पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास गॉस लॉ की, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो गॉस लॉ का क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है किसी भी क्लोज सरफेस से वो इक्वल होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साई जो क्लोज सरफेस होगी डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। तो हम इसको जो हमारा जो सरफेस होगा मैंने आपको बताया था हमारी जो डाइवर्जेंस थ्योरम थी कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम, तो रो वी डी वी हो जाएगा। ओके, सो पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि हमारा जो V है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी EV। ओके, तो हमारी पॉइसन इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन। एंड जो लाप्लास में क्या होगा, अगर हमारे पास लाप्लास इक्वेशन में कोई भी चार्ज नहीं होगा तो चार्ज फ्री रीजन में क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर V जो होगा वो 0 हो जाएगा। और ये कब होगा, जब चार्ज नहीं होगा, मतलब चार्ज फ्री रीजन होगा हमारे पास, तब हमारे पास लाप्लास इक्वेशन हो जाएगी। ओके, तो लाप्लास इक्वेशन में क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं। तो द मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या हो जाएगा कि द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते थे और उसमें कोई भी मूविंग चार्ज नहीं होता था। इसमें हम मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। ओके, सो इसमें जो हम सपोज करेंगे कि हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो B हो जाएगी एंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है वो H हो जाएगी। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, B इज इक्वल टू म्यू H। ओके, सो ये रिलेशन आपको याद रखना है आपके न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है ये। म्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ओके, जिसको हम म्यू को म्यू नोड म्यू आर भी लिख सकते हैं। ओके, और म्यू नोड की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ओके, सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH प्रोड्यूसेस एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL इज। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बताई थी H होती है, तो इसको हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH जो होगा वो किसी भी पॉइंट P पे प्रोड्यूस होगी, किसके कारण, ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL के कारण। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल टू IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। सो DH इज इक्वल टू IDL इंटू AR 4 पाई R स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, IDL इंटू R वेक्टर अपॉन में 4 पाई R क्यूब। ओके, सो ये मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको ब्रीफली आपको इससे नोट से ही समझना होगा ये जो आपकी यूनिट है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है एम्पियर्स लॉ। तो सी अगर हमें हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें जो हमारी फिंगर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शोज करेगी एंड जो उसकी डायरेक्शन होगा, थंब का जो डायरेक्शन होगी वो करंट को शो करेगी। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है एम्पियर्स लॉ। सो एम्पियर्स लॉ क्या होगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड बाय पाथ। ओके, सो इसका क्या मतलब होगा कि जो लाइन इंटीग्रल होगा उससे हम एम्पियर्स लॉ फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको स्टोक्स थ्योरम में बताया था कि जो लाइन इंटीग्रल होता है वो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ऑफ सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू, इसको हम J मान लेंगे, J इज इक्वल टू डेल क्रॉस H हो जाएगा। ओके, सो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपसे डायरेक्ट मैक्सवेल्स इक्वेशंस के फॉर्मूले जो है वो आपसे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो आप मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं वो याद कीजिएगा।
ओके। सो टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताई है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आप याद कर लीजिएगा। वैसे आपसे टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए ज़्यादा पूछी गई है क्वेश्चंस में। ओके, तो ये 4 इक्वेशंस हैं जो आपके टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है ये 4 इक्वेशंस आपके लिए, वो आपके टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए थी, एंड ये जो इक्वेशंस हैं वो आपके फ्री स्पेस के लिए है। ओके, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आती हैं वेव इक्वेशंस। सो वेव इक्वेशंस जो हैं वो मैक्सवेल्स इक्वेशन से ही इम्प्लांट होती हैं। ओके, सो इनको भी आपको याद रखना है। ये है फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक एंड फॉर फ्री स्पेस के लिए हमारे पास इक्वेशंस हो जाएंगी। ओके, एंड नेक्स्ट आपके पास हम कर रहे हैं फॉर हार्मोनिक वेरिंग फील्ड्स के लिए। सो हार्मोनिकली वेरिंग फील्ड्स के लिए हमारे पास जो डेल अपॉन डेल टी है उसको जे ओमेगा हम लेट कर लेंगे। ओके, सो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास इक्वेशन थी, वेव इक्वेशन क्या थी हमारे पास, म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन में डेल टी स्क्वायर। तो हमने डेल अपॉन डेल टी को यहाँ पे जे ओमेगा पुट किया है, तो हम डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर को जे ओमेगा की होल स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन जे ओमेगा की होल स्क्वायर ई वेक्टर। सिमिलरली हम जे स्क्वायर माइनस में जे स्क्वायर इज की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई वेक्टर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, साई, इसको हमारी जो वैल्यू है साई, उसको हम ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन जो है वो मान लेंगे, तो हमारे पास साई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। तो ये जो फॉर्मूलेज जो हैं वो आपको याद करने हैं। यहाँ पे जो साई है वो उसको हम मान लेंगे प्रोपेगेशन कांस्टेंट, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट की फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा जे ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन। ओके, एंड लैम्डा इज इक्वल टू जे बीटा हो जाएगा, और बीटा जो है आपके पास यहाँ पे बीटा जो आपके पास यहाँ पे फेज कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला एंड फेज कांस्टेंट का फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है। ओके, फेज कांस्टेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन। ओके, एंड जो फेज वेलोसिटी जो होगी वो उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन। ओके, सो म्यू यहाँ पे आपके परमेबिलिटी है मीडियम की, जिसको हम म्यू नोड म्यू आर लेंगे, एंड फ्री स्पेस में हमारे पास म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। ओके, एंड म्यू की वैल्यू म्यू नोड एंड एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नोड हो जाएगी, क्योंकि म्यू आर और एप्सिलॉन आर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ओके, सो आप नेक्स्ट आपके पास है पॉइंटिंग थ्योरम। सो दिस इक्वेशन शोज द थ्योरम ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम विच सेड एक क्लोज सरफेस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कर्ल वेक्टर है ऑफ ई क्रॉस एच, सरफेस इंटीग्रल हमारे पास हो रहा है, इसको इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे सी प्लस डेल अपॉन डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन ई वेक्टर ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर अपॉन 2 डी। सो ये जो आपकी जो इक्वेशन है वो पॉइंटिंग थ्योरम को शो कर रही है। ओके, एंड जो पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। मैंने सोचा है कि आप इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस यूनिट में से आपके पास मोस्टली जो हैं वो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आपके पास आपको कल दूंगी, एंड उस पार्ट 2 में मैं आपके पास इसके लिए इस यूनिट से इम्पोर्टेंट जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो मैं आपको एक टेबल में शो कर दूंगी, जिससे कि आपको आसानी हो आप उन फॉर्मूलेज को याद कर सकें। ओके, thank you, keep on watching, keep on learning.